नमस्कार। इस वक्त पोड़ी गांव में है। जुलाना हल्के का ये गांव है और आज बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं मोहनलाल बड़ोली, उन्होंने शपथ ली और शपथ लेने के साथ ही कार्यकर्ताओं को एक मूल मंत्र दिया है कि प्रदेश में जाके लोगों से मिलना है और बीजेपी की जो नीतियां हैं उनका प्रचार प्रसार जो है वो करना है। जो शशिकांत शर्मा जी वो इस वक्त मेरे साथ है, जुलाना विधानसभा में ये पहुंचे हैं। ऋषिकांत शर्मा जी हैं, जुलाना विधानसभा के पोड़ी गाँव में आज ये पहुंचे हैं लोगों से मिलने के लिए। इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। दूसरा एक इंटरेस्ट की बात इसमें ये है, वैसे इनका पैतृक गांव जो पेटवाड़ है नारनौंद विधानसभा में, दादा गौतम के आप सब जानते होंगे, सारे फेमस है वो हरियाणा भर में, तो इनसे जानते। शर्मा जी, विधानसभा आपकी पेटवाड़ है, वहाँ आपका गांव है, तो जुलाना हल्का में कैसे सक्रियता लोगों से मिलजुल रहे हो, कैसे? पेटवाड़ में केवल मेरा जन्म हुआ है। अच्छा। और मैंने अपने जीवन के 40 साल जींद जिले के अंदर बिताए हैं और संघर्ष में बिताए हैं। मैं 40 साल से संघर्ष में हूँ। पहले हरियाणा के टीचर्स के संगठन में मैंने नेतृत्व किया है। राज्य स्तर पर मैं महासचिव भी रहा, 2 साल राज्य प्रधान भी रहा। हरियाणा के कर्मचारियों का जो बहुत बड़ा संगठन है सर्व कर्मचारी संघ, उसकी भी स्टेट कमेटी का मैं मेंबर रहा हूँ, एक्शन कमेटी का। मेरा पूरा जीवन जींद के अंदर कर्मचारियों के बीच में संघर्ष में बीता और रिटायरमेंट के बाद 2014 में सेवानिवृत्ति हुई मेरी। उसके बाद से पूर्ण रूपेण मेरी कर्म भूमि जुलाना विधानसभा है। अच्छा। मैं राम राय केंद्र ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय की जो प्रबंध समिति है उसका मुख्य सेवक हूँ। अच्छा। पिछले 11 साल से लगातार, और पहले भी मैंने सेवा में रहते हुए भी, क्योंकि वो कोई वैतनिक पद नहीं है, अवैतनिक पद है, मैंने अध्यापक रहते हुए भी उस संस्था की सेवा की और आज भी उस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसका मुख्य सेवक हूँ। तो ये कहा जाना कि भाई नारनौंद मेरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, मैं समझता हूँ ये बड़ी अटपटी सी बात है। मोदी जी गुजरात में पैदा हुए और वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी का गांव रोहतक जिले के अंदर पड़ता है, चुनाव करनाल से लड़ा है। अपनी कर्म भूमि चुनता है आदमी, काम का अपना क्षेत्र चुनता है, और मैंने जुलाना को अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना है और आजीवन जुलाना में अब तक रहा हूँ, आजीवन रहूंगा। अच्छा, बीजेपी को किस तरीके से देखते हैं? आपका तो संघर्ष रहा है कर्मचारियों के साथ, फिर बीजेपी के साथ जुड़ाव कैसे हुआ, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई है? सेवानिवृत्ति से पहले या बाद में? मैं 2018 से पहले बीजेपी से मेरा कोई संपर्क नहीं था। वस्तुतः 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2014 से लेकर के 19 के विधानसभा चुनाव तक जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार का जो क्रियाकलाप रहे, उससे प्रभावित होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की 2019 के चुनाव के पहले दौर में, और मनोहर लाल खट्टर जी ने मेरे को पार्टी में विधिवत तौर पर शामिल करवाया और तब से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त प्रदेश का जो माहौल है, क्योंकि कर्मचारी जो हैं वो प्रदेश सरकार की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि सरकार को चलाना उनका काम, उनका दायित्व है। लेकिन पीछे से कर्मचारी जो हैं अपनी ओपीएस की डिमांड कर रहे थे और सारी डिमांड थी। चंडीगढ़ में थोड़ा हालात जो हैं वो कर्मचारियों के साथ अच्छे नहीं हुए, रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला काम हो गया सरकार के साथ। तो क्या? देखिए, मैं खुद कर्मचारी संगठन में रहा हूँ। किसी भी संगठन की सभी मांगे कभी पूरी नहीं होती। अगर मांगों का चार्टर खत्म हो गया तो संगठन की एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी। इसलिए मैं ये मान रहा हूँ कि ओपीएस की डिमांड या दूसरी जो डिमांडें हैं हरियाणा के कर्मचारी संगठनों की, उन पर सरकार सहानुभूति विचार करे, ये मेरा मानना है। लेकिन परिस्थितिवश जो मांगे पूरी नहीं की जा सकती, तो मैं कर्मचारी साथियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि देश के लिए ऐसे भी नौजवान रहे हैं, ऐसे कर्मचारी भी रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इदारे रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने लिए खोया है और देश के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। कर्मचारियों को केवल अपनी निजी मांगों की तरफ नहीं, बल्कि देश के विकास और देश की समृद्धि के लिए भी सोचना चाहिए, मेरा ये मानना है। अच्छा, आपके आने से थोड़ी देर पहले मैं 2-4-5 लोगों से बातचीत कर रहा था जी, कि बोला शर्मा जी तो बोला चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बोला बढ़िया तैयारी में है। अब की बार जो है बोला
बाजी पार लगा देंगे, ऐसा माहौल लग रहा है। मतलब ये कहाँ से मन में आया कि भाई चुनाव लड़ लेना चाहिए, भाई संघर्ष बतेरा हो गया और अब की बार जो है जुलाना हल्का जो है चुन लेते हैं? देखिए 1994 के अंदर मेरे अंदर राजनीतिक की इच्छा शक्ति आई और उस समय चौधरी बंसीलाल के नेतृत्व में मैंने 3 साल तक काम किया। तब मैं सरकारी कर्मचारी था। अच्छा, मैंने अपनी सरकारी कर्मचारी रहते हुए काम किया? मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अच्छा। और चौधरी बंसीलाल जी के साथ मैंने काम किया विकास पार्टी के अंदर। और उस समय आपको ध्यान होगा कि विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार बनी थी हरियाणा में। उस समय मुझे टिकट नहीं मिल पाया। चौधरी जसवंत सिंह को नारायण से टिकट दिया गया था और वो जीते भी, मंत्री भी बने। बाद में वो बंसीलाल जी की सरकार गिराने वाले विधायकों में भी शामिल हुए। जहां तक नैया पार लगाने का सवाल है, किसी भी नेता के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो किसी पार्टी विशेष की नैया को पार लगा दे। नैया पार लगाने वाले तो ये खड़े हैं, आम जनता है, मतदाता हैं जो नैया को पार लगाते हैं। किसी भी नेता के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हमारा काम है पार्टी के एजेंडे को लेकर के, पार्टी की विचारधारा को लेकर के, पार्टी के कार्यक्रम को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएं और उनको ये बताएं कि आज मौजूदा हालात के अंदर कौन सी पार्टी इस देश के लिए बेहतर है, इस प्रदेश के लिए बेहतर है। लेकिन मतदाताओं ने अभी भी लोकसभा चुनाव में तो बता दिया कि भाई कौन ठीक है कौन गलत है, दोनों को बराबर लाके खड़ा कर दिया, भाई ना आप ज्यादा हो ना आप कम हो। हाँ, ये सच्चाई है कि मतदाता ने ऐसा किया। 5 सीट कांग्रेस को दे दी और 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी। लेकिन लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद पूरे देश के अंदर मतदाता ये सोचने पर विवश हुआ कि हमने गलती की है। कांग्रेस पार्टी को जो 99 सीटें मिली, वो 99 सीटें केवल और केवल राष्ट्र का विरोध करने के लिए, राष्ट्र के विकास को अवरुद्ध करने के लिए काम करेंगी। देश के विकास के लिए वो 99 सीटें काम नहीं करेंगी। जब हमारा देश अगर लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है तो क्या हमारे देश के लोकतंत्र में विपक्ष नाम की चीज नहीं होनी चाहिए? 99 सीटें चलो विपक्ष को मिली है, नहीं होना चाहिए। विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष सत्ता पक्ष को गालियां देने का काम मात्र ना करे। विपक्ष सकारात्मक विरोध करे और एजेंडे पर विरोध करे। यहाँ तो केवल व्यक्ति को टारगेट करके गालियां दी जा रही हैं। इसके पीछे क्या मंशा लग रही है आपको? मेरी मंशा ये लग रही है कि जो अराजक तत्व हैं, खास करके विदेशी ताकतें इसके पीछे हैं और ऐसे प्रमाण जुटाए जा चुके हैं कि विदेशी ताकतों का हाथ है इस देश को कमजोर करने के लिए। तो क्या वो विदेशी ताकतें भी मतलब जनता के बीच में है? क्योंकि जनता चुन के उनको उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेज रही है, तो क्या जनता में भी वो लोग हैं? देखिए, विदेशी ताकतें जनता के बीच में नहीं है, लेकिन जनता का भावनात्मक शोषण करने के लिए वो काम कर रही हैं। अच्छा। और वो भावनात्मक शोषण बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आप को ध्यान होगा कि जब भारत में चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, लोकसभा चुनाव की, तो पाकिस्तानी टेलीविजन के ऊपर बाकायदा तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार किया जा रहा था, पाकिस्तान के टेलीविजन पे। चाइना के अंदर एक मूवमेंट बना हुआ था कि भारत के अंदर मोदी सरकार को हराओ। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई हमारे लोग जो हैं वो विदेशी ताकतों के शिकार हुए थे, लेकिन भावनात्मक शोषण किया गया मतदाता का। अच्छा, एक बात बताइए जी, आप पोड़ी गांव में आए हैं, यहाँ लगभग किसान खड़े हैं, आसपास सारे किसान हैं और एक किसान आंदोलन जो है वो अम्बाड़ा के बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पे लगा लो, पंजाब के किसान वहाँ कर रहे हैं, दिल्ली जाएंगे, MSP की हमारी डिमांड है। किसान यहाँ खड़े हैं, उन किसानों की जो डिमांड है उसके ऊपर आप सहमति जताते हो कि भाई किसान ठीक है, अपना हक मांग रहे हैं और उनको हक मिलना चाहिए, दिल्ली जाने का? देखिए, यद्यपि मैं खुद किसान का बेटा नहीं हूँ, मेरे पिताजी अध्यापक थे, लेकिन कहीं न कहीं मेरा परिवार भी किसानी से जुड़ा है और मैं किसानों की मांगों का विरोध नहीं करता। लेकिन जहाँ तक MSP की बात है, दूसरी बातें हैं। आप देखिए, किसानों के खातों में हर 3 महीने के अंतराल पर 2000 रुपये डायरेक्ट उनके खाते में आ रहे हैं। ये भी तो किसानों के लिए किया है सरकार ने, और किसी किसान ने इसकी मांग नहीं की थी।
अगर ये सरकार किसान विरोधी होती तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप आज पोड़ी गांव में जुलाना विधानसभा गांव है, पिछले 10 साल से आप लोगों की सरकार चल रही है, 5 साल गठबंधन में चली, कुछ टाइम बाद जो हो गठबंधन कुछ टाइम रह गया, उस टाइम खत्म हो गया। तो क्या मानते हैं अभी अमरजीत ढांडा यहाँ से विधायक हैं, क्या कुछ काम इलाके में करवा पाए नहीं करवा पाए, कोई फेलियर, या आपका कोई ऐसा है भाई मेरी ये अचीवमेंट होनी चाहिए, मैं अगर यहाँ से विधायक बनता हूँ, आप जनता में घूम रहे हो, वो क्या है? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूँ, ना मुझे अमरजीत ढांडा जी से कोई विरोध है। अमरजीत ढांडा जी ने अपने कार्यकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ संयुक्त सरकार में, साझा सरकार में रहते हुए बतौर विधायक उन्होंने बहुत सारे छोटे मोटे काम करवाए हैं, लेकिन अब गठबंधन नहीं है। गठबंधन टूटने के बाद हर पार्टी एक दूसरे का विरोध करती है और उसी की अनुपालना जो है वो अमरजीत ढांडा कर रही है। मतलब पहले वो सत्ता के विधायक थे, अब वो विपक्ष के अब विधायक। वो विपक्ष के विधायक हैं। तो लोगों से मिल रहे हो, किस तरीके का जोश देखने को मिल रहा है, क्या लोग बता रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, मैं तो जहाँ भी गया हूँ जुलाना हल्के में, चुनाव कैंपेन के दौरान मैं लगभग 55 गाँव में गया हूँ। 72 गांव हैं जुलाना हल्के के छोटे बड़े, 55 गाँव में मैं गया हूँ। बहुत जगह पर लोगों की सकारात्मक विचार मिले, कहीं न कहीं आपस में जातिगत राजनीति में उलझ करके और रिश्तेदारी का, भाईचारे का, दूसरी तरह के दबाव मान करके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया और उसका परिणाम ये रहा कि जुलाना में भारतीय जनता पार्टी हारी। अगर जातीय दबाव डाल करके, रिश्तेदारी के, भाईचारे के दूसरे दबाव डाल करके ऐसा नहीं किया जाता तो जुलाना की भी तस्वीर और होनी थी। अच्छा शर्मा जी, एक आखिरी बात, आपने कहा 55 गांव में आप गए, अभी पिछले दिनों लोकसभा चुनाव आप लोगों ने देखा, हमने भी देखा, कई जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का बड़ा विरोध हुआ, गांव में घुसने तक नहीं दिया गया, हाथापाई तक की नौबत आई। आप गए कहीं विरोध, एंटी इनकम्बेंसी, कुछ इस तरीके का देखने को मिला? मेरा कहीं किसी भी गांव के अंदर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने कोई विरोध नहीं किया और मैं ये मानता हूं कि व्यक्तिगत विरोध होना भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल बड़ोली जी हारे, सतपाल ब्रह्मचारी जी सोनीपत से चुनाव जीते हैं, हमारे लिए वो भी आदरणीय है। हमने चुनाव कैंपेन में भी उनको व्यक्तिगत टारगेट करके कभी विरोध नहीं किया और मैं इस प्रदेश के, इस हल्के के, इस देश के लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमें जातिगत राजनीति में नहीं बंटना चाहिए। हमारा समाज 36 जाति के भाईचारे का समाज है। बड़े बुजुर्ग कहते आए थे, जातियां तो चाहे 40 हों 50 हों, लेकिन एक कहावत रही है कि भाई 36 बरादरी आपस में प्यार प्रेम से रहती है। हमारा समाज आज भी उसके ऊपर टिका है और मैं सभी से ये अपील करता हूं कि हमें अपने आपसी भाईचारे को मजबूत रखना चाहिए और देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बने इसके लिए, देश रक्षा क्षेत्र में मजबूत हो इसके लिए हमें मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये ऋषिकांत शर्मा जी हैं, इन्होंने अपनी बात रखी है। पोड़ी गांव में आज ये लोगों से मिलने के लिए आए थे, जुलाना हल्का है ये, इन्होंने अपने विचार रखे हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।